हेलो वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो आपको याद रखना है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है सबसे पहले x² वाली टर्म होनी चाहिए, उसके बाद x वाली टर्म आएगी और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगा और इज इक्वल टू होगा 0। ठीक है, तो अगर हमने इस तरह से अरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो मतलब हमने वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जो ये मैंने लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि देखो, सबसे पहले मैंने x² वाली टर्म लिखी, फिर x वाली टर्म लिखी, फिर कांस्टेंट टर्म लिखी इक्वल टू 0। तो इस तरह से मैंने लिखा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? इसके बाद आपको a, b और c पहचानना आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कैसे पहचानोगे आप? देखो, जो x² का कोफिशिएंट होगा यानी x² के साथ जो लिखा हुआ है उसको आप बोलोगे a, जो x के साथ लिखा है वो अपना b होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होगी। जैसे अगर इस क्वेश्चन में कोई पूछे a, b और c बता दो, ठीक है, तो हम बोलेंगे x² के साथ जो होता है उसे हम a बोलते हैं। तो यहाँ पे तो 5 है, ठीक है ना, तो मतलब a की वैल्यू हो गई 5। इसी तरह से x के साथ जो होता है उसको हम b बोलते हैं। अपने क्वेश्चन में तो x के साथ 3 है, तो कहने का मतलब है कि जो b है उसकी वैल्यू हो गई 3। ठीक है ना, कितनी हो गई? 3 हो गई। और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम c बोलते हैं। अपने इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कितनी है? 4। तो मतलब यहाँ पर c की वैल्यू 4 हो गई। ठीक, तो आपको a, b और c पहचान में आना चाहिए कि क्या a है, क्या b है और क्या c है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, तो आप उसको आंसर बताओगे 2। ठीक है, डिग्री क्या चीज़ है? डिग्री का मतलब है कि भाई जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो कितना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन है? x। x के ऊपर एक्सपोनेंट देखो मैक्सिमम कितना है, x रेज टू द पावर कितनी है मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखो x रेज टू द पावर है 2, यहाँ पर कितनी है 1 और यहाँ पे नहीं है, समझ लो x रेज टू द पावर 0 है क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको कुछ। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम है 2। सबसे बड़ा कौन है? 2। तो जो भी मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा उसी को हम बोलते हैं डिग्री। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो डिग्री होती है वो 2 होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा एक और कंडीशन जो है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कभी भी, ठीक है ना, कभी भी a 0 के बराबर नहीं होगा, यानी a इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक, और a, b और c रियल नंबर होंगे। ठीक है ना, b और c 0 भी हो सकते हैं, हो सकता है 0 के अलावा भी कुछ हो, मतलब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है b और c। लेकिन a के लिए कंडीशन है कि वो 0 नहीं होगा। 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है a। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया इतना। अब देखो, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, जैसे हम इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, कितने रूट्स होंगे, कब इसके रियल रूट होंगे, कब कोई रियल रूट नहीं होगा, वगैरह वगैरह, और हम इसके रूट्स किन किन तरीक़ों से निकालेंगे। तो लेकिन वो सब जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम किसी और वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके लिए सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। तो जो बाकी के कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम बाकी की एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें सिर्फ 4.1 करनी है, तो उसके लिए इतना काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 4.1 है इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब ये जो चीज़ें हमें दी गई हैं हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो कैसे करेंगे? देखो, एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं इस फर्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर पहला पार्ट मैं पहले उतार लेता हूँ। पहला पार्ट है यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x-3। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो पहले हम a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और आपको पता है भाई कि a
प्लस बी। इसका होल स्क्वायर क्या होता है? इसका होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप क्या करो, पहले इसमें लगा दो। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए की जगह अपने सवाल में यहाँ पर क्या है? एक्स है, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी की जगह 1 है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 2, ए की जगह है एक्स और बी की जगह है 1 इज इक्वल टू। यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x। 2 इंटू में -3 कितना हो जाएगा? -6। ठीक है ना, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस। अब आप चाहो तो इसके आगे ना भी सोल्व करो, तब भी आपको दिख रहा है भाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो यहाँ पे हमें मिल रही है, कैंसिल नहीं हो रही, और एक्स स्क्वायर से बड़ी टर्म तो कोई आ नहीं रही, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन फिर भी अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना हो गया? 2 इंटू एक्स, यानी 2x इंटू 1 2x इज इक्वल टू कितना है? 2x माइनस 6 है। इस 2x से ये 2x कट गया, यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर, ये -6 इधर आएगा +6 में। ठीक है ना, तो +6 और +1 यानी +7 हो जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो बची हुई है। ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर से बड़ा तो कोई है नहीं, एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 वगैरह, तो कहने का मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इसका पहला हिस्सा था। अब बात करते हैं दूसरे की। अब देखो, जिसका दूसरा हिस्सा है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे उतारा, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है? 2x इज इक्वल टू कितना है? -2, और यहाँ पर है 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस तरफ तो कुछ नहीं करना, ठीक है ना, सब कुछ सॉल्व है पहले से, तो यहाँ पे इसको ऐसे उतार दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर -2 इंटू में 3 होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -6, फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू में x कितना? 2x। अब देखो, अगर आप इससे आगे सॉल्व ना भी करो तब भी आपको पता लग जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो कहीं से भी कैंसिल नहीं हो रही, और एक्स स्क्वायर से बड़ा एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 वगैरह कुछ है नहीं, तो पक्की बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा? देखो, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस का 2x इस तरफ आएगा -2x, एक -2x तो पहले से ही है, एक और -2x आ जाएगा, तो -2 माइनस का 4x हो जाएगा, और ये -6 इस तरफ लाओगे तो प्लस में आएगा, यानी +6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे -2x पहले से था, ये वाला इधर जाएगा माइनस में, तो -4 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से एक और देखते हैं। अब देखो, जो तीसरा हिस्सा है इसकी बात कर लेते हैं। तीसरे हिस्से में देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? x-2 x+1 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? x-1 और x+3। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x पहले इधर जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, फिर ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा, x 1 जा x, फिर -2 की बारी आएगी, तो -2 इंटू एक्स माइनस का 2x, -2 इंटू 1 -2 इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 कितना हो गया? 3x, फिर -1 इंटू एक्स यानी कि -x, -1 इंटू 3 -3। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल ही हो गया। ठीक है, अगर हम इसके आगे सॉल्व ना भी करें तो भी हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन सकता है भाई। ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं रही यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, तो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि हमसे ये पूछा था कि भाई इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये बता दो। तो बिना पूरा सॉल्व किए भी हमें पता लग गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, तो हाँ यहीं पे छोड़ के सीधा आंसर लिख सकता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो पूरा सॉल्व भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके अलावा देखो, जो ये चौथा, पाँचवा, ठीक है, छठा हिस्सा, ये भी बिल्कुल इसके जैसे है, तो आप ये कर सकते हो। 7वें में क्यूब है, 8वें क्वेश्चन में भी क्यूब वाली चीज़ आ रही है, तो 7वें 8वें में से एक मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, 7th मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला, बाकी आप खुद कर लेना।
ठीक है। तो जो ये 7th है इसको मैंने यहाँ पे उतारा। 7th में देखो लेफ्ट साइड में क्या है, x प्लस 2 का क्यूब और इज इक्वल टू कितना है 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट में तो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस में b क्यूब आता है, b की जगह अपने क्वेश्चन में 2 है यानी 2 का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर यानी कि यहाँ पर क्या है, a की जगह x है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू में b यानी कि 2 प्लस 3a इंटू में b का स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर। अब इसके बाद देखो इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर जो राइट साइड है यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये 2x जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 2x की क्यूब। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2x की पावर 3, फिर ये 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। कितना हो जाएगा -2x। ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी छोड़ दें तब भी हमें पता लग जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो x की क्यूब है, यहाँ पर 2x की क्यूब है। ठीक है। पूरे पूरे कैंसिल तो होंगे नहीं, मतलब x क्यूब वाली टर्म भी बची रहेगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, हमें यहाँ से भी पता लग जाता है। फिर भी अगर आप चाहो तो मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना 8 हो गया, प्लस यहाँ पर 3 इंटू 2 कितना हुआ 6 और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो जगह 6x स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे पहले स्क्वायर खोलोगे, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया, 4 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 12 हो गया, और साथ में x भी है तो यहाँ पे आप x लिख दोगे। इज इक्वल टू कितना है 2x का क्यूब माइनस में 2x। ठीक। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर 2x क्यूब है, तो x क्यूब वाली पहले एक तरफ ले आते हैं। यहाँ पर पहले से क्या है x क्यूब, और ये x क्यूब इस तरफ आएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले प्लस में है तो माइनस का 2x क्यूब यहाँ पे आ गया। फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो कहाँ कहाँ पे है, ये रही एक्स स्क्वायर वाली टर्म। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख दो एक्स 6x स्क्वायर। ठीक है। इसका भी काम हो गया। उसके बाद देखो एक्स वाली टर्म कहाँ पे है, तो यहाँ पर एक्स वाली टर्म है और यहाँ पे एक्स वाली टर्म है, इनको भी एक तरफ ले आओ। ठीक है। तो प्लस में यहाँ पर है 12x और ये -2x इधर आएगा प्लस में। ठीक है। तो एक्स वाली टर्म भी हो गई। इसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे 8 है। ठीक है। उस तरफ क्या बचा 0, क्योंकि ये दोनों चीज़ हम उस तरफ ले जा चुके हैं। अब देखो यहाँ पर x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना बचेगा, माइनस का x क्यूब, क्योंकि इसमें से घटा रहे निशान इसका लगेगा, और प्लस में है 6x स्क्वायर। 12x और 2x कितने x हो जाएंगे, 14x हो जाएंगे। प्लस में कितना है 8 है, इज इक्वल टू है 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स क्यूब वाली टर्म भी बच रही है। ठीक है। तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं इसके आप खुद कर लेना। आप सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 4 पार्ट में, एक एक करके हम इसके चारों पार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब जो भी हमें सिचुएशन दी गई है, ठीक है, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, सिर्फ रिप्रेजेंट कर दो। जो सॉल्व करना है वो हम अगली एक्सरसाइज से सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि कोई सिचुएशन हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदले। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो पहले पार्ट में बोला गया है दी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। दी लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. कहने का मतलब है कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका जो एरिया है वो हमें बताया गया है 528 मीटर स्क्वायर,
और जो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है, ठीक है, वो इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है, एक ज़्यादा है। अगर मैं इसको फिगर समझाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखो कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो मैंने यहाँ पे रफली एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक। अब इसकी ब्रेथ अगर x है, इसकी ब्रेथ अगर x है, तो जो इसकी लंबाई है यानी कि लेंथ है, वो इसकी चौड़ाई के डबल से एक ज़्यादा है। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है ना। फिर से आप चाहो तो देख सकते हो कि जो इसकी लेंथ है वो 1 मोर यानी एक ज़्यादा है इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से। तो अगर इसकी ब्रेथ ही x होगी तो उसका ट्वाइस हो जाएगा 2x, और उससे एक ज़्यादा के लिए हम +1 कर देंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन में कि भाई हमने माना लेट जो ब्रेथ है, ठीक है ना, जो ब्रेथ है वो है x मीटर, ठीक है। ब्रेथ हमने कितना मान लिया, x मीटर। देन हम कह सकते हैं कि भाई जो लेंथ होगी वो इसके डबल यानी कि 2x से एक ज़्यादा यानी +1, 2x + 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्यों समझ में ना आया हो तो जितनी चौड़ाई थी लंबाई उसके डबल से एक ज़्यादा थी, इसलिए हमने ऐसा माना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में साफ साफ ये लिखा हुआ है, ठीक। इसके अलावा हमें एरिया भी पता है रेक्टेंगल का, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो हमें पता है 528 मीटर स्क्वायर। और आप जानते हो यार कि जो रेक्टेंगुलर चीज़ का एरिया होगा वो कैसे आएगा, वो आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। यानी कि जो एरिया है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो लेंथ इनटू ब्रेथ यानी एरिया हमें पता है 528 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ तो मुझे पता है ना भाई, लेंथ कितनी है 2x + 1 है, ठीक। तो लेंथ की जगह मैं यहाँ लिख दूंगा 2x + 1, और ब्रेथ भी मुझे पता है, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ अपने पास है x, ठीक। तो ब्रेथ की जगह कितना आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा x इंटू में, और बराबर में कितना है 528। अब अंदर जाएगा ये, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, साथ में है 2 यानी 2x स्क्वायर, फिर x 1 जा, फिर x 1 जा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, और जो 528 है इसको आप इस तरह ले आओ, ठीक है ना, तो माइनस में आ जाएगा, बराबर में कितना 0, ठीक है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो अब देखो इसको अभी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, इसको हमें सिर्फ क्या करना था, रिप्रेजेंट करना है। तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, सॉल्व करना हम अगली वीडियो से सीखेंगे, मतलब जब अगली एक्सरसाइज करेंगे तब से, ठीक। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो अब देखो जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें बोला गया है दी प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया कि भाई जो प्रोडक्ट आएगा दो लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स का वो 306 है ना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, लगातार आने वाले। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर, ठीक है। हमने मान लिया कि भाई जो पहला इंटीजर है वो x है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंटीजर, क्योंकि लगातार आने वाले हैं भाई, ठीक है। तो लगातार आने वाले का क्या मतलब हो गया, अगला उससे एक ज़्यादा होगा x + 1। तो अब देखो अगर किसी को ये बात ना समझ में आई हो कि मैंने जो पहला इंटीजर है वो x लिया तो अगला x + 1 कैसे होगा, तो इसको आप सिंपली समझ सकते हो कि यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात की गई है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो लगातार आने वाले इंटीजर में अगर आपको एक इंटीजर पता है तो उससे अगला निकालने के लिए आप क्या करो, उसमें एक जोड़ दो, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो मान लो कि पहला इंटीजर अगर आपको 5 पता लग जाए तो लगातार यानी इसके जस्ट बाद आने वाला इंटीजर कौन होगा, 6 होगा। 6 कैसे आएगा, 5 + 1, 5 में अगर आप एक जोड़ दो तो आपको अगला यानी 6 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपको पहला इंटीजर 20 पता हो और आपको नेक्स्ट इंटीजर निकालना हो तो आप क्या करोगे भाई, आप बोलोगे 21 आएगा नेक्स्ट, तो 21 कैसे आएगा, 20 में एक जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको पहला x पता था तो उसमें आप x में एक जोड़ दो भाई, अगला इंटीजर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो इनका प्रोडक्ट है, जो इनका प्रोडक्ट है वो अपने को पता है 306, ठीक है ना। प्रोडक्ट कितना आता है
प्रोडक्ट आता है 306। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट कर दो यार, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एक्स मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स प्लस 1 से, और बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 306। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर, फिर x इंटू 1 कितना हो गया, ये हो गया x। ये 306 इस तरफ ले आओ भाई, ठीक है, यानी कि माइनस में आ जाएगा ये 306, बराबर में कितना, 0। तो यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर से बोल रहा हूँ, अभी सॉल्व नहीं करना है, बस रिप्रेजेंट करके छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड की। अब देखो जिसका थर्ड पार्ट है, इसमें बोला गया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। मतलब क्या है कि भाई जो रोहन की मदर की एज है वो रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा है, ठीक है ना। उसकी माता उससे 26 साल बड़ी हैं, और जो 3 साल बाद उनकी एज होगी, अगर हम उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आएगा 360। आपको याद रखना है प्रोडक्ट कब का निकालना है, जो उनकी एज अब से 3 साल बाद होगी दोनों की, उनका प्रोडक्ट आता है 360, ठीक है। इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है। एक बात आप याद रखना कि जो एज वाले क्वेश्चन मिलते हैं इस तरह के, उसमें हम प्रेजेंट एज से शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू है एक्स ईयर्स, ठीक है। रोहन की प्रेजेंट एज मैंने कितना मान लिया, एक्स ईयर्स मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है तो प्रेजेंट एज उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, ऑफ हिज मदर, ठीक है। मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, एक्स से 26 ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि जो उसकी मदर हैं वो उससे 26 साल बड़ी हैं। तो अगर रोहन एक्स का होगा तो उसकी मदर एक्स से 26 ज़्यादा होंगी, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको आप सिंपली समझ सकते हो कि जितना भी रोहन है उससे उसकी मदर 26 साल बड़ी थी, इसलिए उसकी एज में 26 जोड़ दो, उसकी मदर की एज आ जाएगी, ठीक है। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 years लेटर, 3 years लेटर, 3 साल बाद, ठीक है ना, क्योंकि जो हमें प्रोडक्ट निकालना है वो 3 साल बाद का निकालना है। तो पहले 3 साल बाद एज होगी कितनी ये देख लेते हैं, ठीक है। 3 साल बाद जो रोहन की एज होगी, ठीक है, रोहन्स एज विल बी इज इक्वल टू, ठीक है। रोहन अभी कितने साल का है, एक्स साल का है। 3 साल बाद ये एक्स से 3 और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप अभी अगर 10 साल के हो तो 3 साल बाद 10 प्लस 3 13 साल के हो जाओगे। ऐसे ही रोहन अगर अभी एक्स साल का है तो एक्स प्लस 3 साल का हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से एज ऑफ हिज मदर, एज ऑफ हिज मदर विल बी, ठीक है, 3 साल की बात की जा रही है। अभी उसकी मदर कितने की है, एक्स प्लस 26 की। 3 साल बाद इससे 3 और ज़्यादा हो जाएंगी, यानी एक्स प्लस 26 प्लस 3 29, ठीक है ना। कितने की हो जाएंगी 3 साल बाद, एक्स प्लस 29। कैसे आया है 29, उनकी प्रेजेंट में एज है एक्स प्लस 26, क्योंकि हम 3 साल बाद की एज निकाल रहे हैं तो इसमें 3 और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3 29, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर हम 3 साल बाद वाली इन दोनों एज का प्रोडक्ट निकालें तो वो आता है 360। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक्स प्लस 3 इंटू में एक्स प्लस 29 कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि एक्स प्लस 3 क्या चीज़ है, रोहन की एज है 3 साल बाद वाली। एक्स प्लस 29 क्या है, उसकी मदर की एज है 3 साल बाद वाली। तो 3 साल बाद वाली एज का प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 360, ठीक।
अब इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, x इंटू 29 कितना हो जाएगा 29x, फिर 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, फिर 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा 87, बराबर में कितना बचेगा 360। तो यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर 29x और 3x कितना हो गया 32x, और यहाँ पे कितना प्लस का 87 है और ये 360 इस तरफ आएगा माइनस में, बराबर में बचेगा 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, निशान अलग अलग है तो घटाएंगे, 360 में से 87 घटाओगे कितना बचेगा 273, किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि इसमें से घटाया इसका निशान लगेगा, बराबर में आया है 0। ठीक है, तो ये हो गई भाई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब देखो जो इसका चौथा पार्ट है, इसमें बोला गया ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पर एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो जाहिर सी बात है इसे कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। लेकिन अगर यही स्पीड, ठीक है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी स्लो कर दी जाए ये ट्रेन, तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस को कवर करने में। और हमें इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो बहुत सारे बच्चों को ये स्पीड वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। कैसे, देखो सबसे पहले हम मान लेंगे स्पीड कितनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, हमने मान लिया स्पीड जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, और डिस्टेंस अपने को पता है, डिस्टेंस जो है वो कितना है 480 किलोमीटर है। ठीक, इतनी बात पहले आप नोट कर लो कि भाई जो ये स्पीड की बात कर रहे हैं वो हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो हमें पता ही है। ठीक है, इतने के बाद आप टाइम निकालो। आपको पता है भाई जो टाइम होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो पहले केस में जो टाइम लग रहा है जब स्पीड कम नहीं करी उसको मैं t1 बोल दे रहा हूँ। ठीक है ना, टाइम को मैं क्या बोल दे रहा हूँ t1। तो t1 क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480, तो यहाँ पे लिखा भाई डिस्टेंस है 480 डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड हमने कितनी मानी है x मानी है, तो 480 बटे में x। ठीक है, आवर्स। ठीक है, इतने घंटे का टाइम लगा पहले केस में। ठीक, अब हम बात करेंगे नई स्पीड की, यानी कि न्यू स्पीड, क्योंकि स्पीड कम करी गई ना, तो नई वाली स्पीड क्या आएगी भाई। देखो अब जो नई वाली स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, लेस है। तो मतलब पहले कितनी थी x थी, अब कितनी हो जाएगी उससे 8 कम हो जाएगी, तो नई स्पीड कितनी आएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस बार टाइम कितना लगेगा, इस बार जो टाइम लगेगा उसे t2 बोल देते हैं। ठीक है, टाइम तो वही रहेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही चीज़ रहेगी, टाइम का फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा भाई। ठीक है, डिस्टेंस भी नहीं बदला, डिस्टेंस भी सेम ही था, हमसे बोला गया था सेम डिस्टेंस है सेकंड में भी। ठीक, यानी कि डिस्टेंस तो वही है 480 किलोमीटर, लेकिन स्पीड बदल गई है, नई स्पीड क्या हो गई है x माइनस 8। ठीक, तो यहाँ पर नई वाली स्पीड क्या हो गई x माइनस 8 आवर्स। ठीक है, यानी पहला जो केस था उसमें t1 टाइम लग रहा था, दूसरे केस में t2 टाइम लग रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जब ये स्लो हो जाएगी तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर x माइनस 8, x से 8 कम हो गई, मतलब स्लो हो गई है, तो मतलब जो t2 है वो 3 घंटे ज़्यादा लगा है। ज़्यादा कौन लगा है t2। तो अब क्योंकि t2 ज़्यादा है 3 घंटा, तो मतलब अगर मैं t2 में से t1 घटाऊँ तो 3 घंटा बचना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है कि t2 माइनस t1 3 क्यों आया,
तो यहाँ पे बोला गया है ना कि भाई 3 घंटे ज़्यादा लेती है, तो T2 3 घंटे ज़्यादा होगा। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया कि इसमें से इसको घटाने से 3 क्यों बच रहा है, तो आप ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास एक नंबर है 23 और एक नंबर है 20। अब मुझे पता है 23 20 से 3 ज़्यादा है, इसका ये तो मतलब होगा कि जो ज़्यादा है उसमें से छोटा वाला घटाओ तो 3 बचना चाहिए, क्योंकि 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ भी करी है, क्योंकि ये 3 ज़्यादा था तो इसमें से घटाएंगे तो 3 बचना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 3 घंटे ज़्यादा है। तो अब बस आप क्या करो, आप वैल्यू रख दो T1 और T2 की, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो T1 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन में एक्स, और T2 की कितनी है 480 अपॉन में एक्स माइनस 8। तो पहले T2 की वैल्यू रखी, कितनी आ गई 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8। ठीक है ना, ये आ गई अपने पास T2 की वैल्यू। फिर क्या है यहाँ पे माइनस है, माइनस करा, फिर T1 की वैल्यू रखो, T1 की वैल्यू ये रही, कितनी है 480 डिवाइड बाई एक्स, और बराबर में कितना है 3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आसान है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। ठीक है, तो हो जाएगा 480 इंटू में एक्स, यानी कि 480x माइनस कितना है 480, इसके साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई में जाएगी, तो यानी यहाँ हो जाएगा x माइनस 8, और नीचे ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि x इंटू में x माइनस 8, और बराबर में कितना बचेगा 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 480x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा माइनस 480x माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू में 0। ठीक है, 8 का टेबल तो आता होगा, 8 इंटू में 0 0 हुआ, फिर 8 8 जा 64 का 4 हुआ, कैरी हुआ 6, फिर 8 4 जा 32 और 6 38। ठीक है, डिवाइड बाई x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस में x इंटू 8 यानी 8x बराबर में 3 हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा हुआ है 3840। ठीक है ना, ये चीज़ तो बची रहेगी भाई, 3840, इसको ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू, इधर कितना है 3, ये वाली चीज़ इधर 3 के पास जाएगी मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ पे लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये चीज़ 3 से कट रही है, तो मतलब ये वाला 3 डिवाइड में ले आओ यार सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर 3840 डिवाइड बाई 3 आ गया, उस तरफ बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब यहाँ पे 6 कट गया तो 2 बचा, 2 गया 4 24, 3 8 जा 24, 1 0 तो 1 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, इस चीज़ को उस तरफ ले जाओगे तो ये माइनस में जाएगी 1280, और यहाँ बचेगा 0। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद आपको सारे पार्ट समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।